जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सना नजमुल। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, इतने दिनों से आप गायब थी, हमने आपको बहुत मिस किया। हम यही सोच रहे थे कि हम अपने दांतों का ख्याल किस तरह से रखें, मतलब आपकी गाइडेंस के बगैर जो आप हमें दे के गई थी बकरा ईद से पहले, और गोश्त के हवाले से भी आपने हमें इतनी ज़बरदस्त बातें बताई थी। वैसे आपके मुझे कोई दांत जो है वो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, कुछ किया है आपने प्रोसीजर वगैरह? मैंने ब्लीचिंग कराई है, तो वो मैं कराती रहती हूँ हर 6 मंथ के बाद, 8 मंथ्स के बाद मैं ब्लीचिंग कराती रहती हूँ। सही है। इसके क्या फ़वाइद होते हैं, क्या खुसूसियात है? इसके फ़वाइद ये होते हैं कि दांत खूबसूरत नजर आते हैं, जैसे आपको नजर आ रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, मुझे विजिबल नजर आ रहे होते हैं Exactly. मिलने वाले को। और मैंने जबकि आपको बताया नहीं कि मैंने ब्लीचिंग कराई है, लेकिन मेरे दांत वैसे ही शाइन कर, और स्पेशली जैसे हम लोगों का काम है रोज़ लोगों से मिलना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, आप लोगों की फील्ड है, तो रोज़ाना लोगों से मिलना है, स्क्रीन पे आना है, तो मुझे लगता है कि ब्लीचिंग इज़ वेरी मस्ट। अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है तो ब्लीचिंग ज़रूर कराएं। पूरी वर्ल्ड में लोग कराते हैं, सही है। सिर्फ पाकिस्तान में अभी तक फैशन नहीं है इसका। होती किस तरह से है ये? बेसिकली ये कोई ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था ना कि इस चीज़ में इस चीज़ को मिला के टूथपेस्ट में मिला के लगा लो तो दांत सफ़ेद हो जाएंगे, ये कर लो। दांत सफ़ेद करना इतना कोई आसान काम नहीं होता। ये जो है हमारे पास स्पेशल लाइट्स होती हैं और हमारे पास स्पेशल मटेरियल होता है, ब्लीचिंग मटेरियल, जिसको हम लगाते हैं दांतों के ऊपर, और बहुत सेंसिटिव मटेरियल होता है। उसको बहुत एहतियात के साथ जो है वो प्रोसीजर करना होता है। ऐसे नहीं कि आपने किसी अनएक्सपर्टी के पास आप चले जाएं और वो आपकी ब्लीचिंग कर दें, ठीक है। क्योंकि इसकी ज़रा सा भी अगर मटेरियल आपके लिप्स पे या आपके फेस पे गिरेगा, वहीं इन्फ्लेमेशन कर देता है, बर्निंग करा देता है। तो बेसिकली ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ब्लीचिंग मटेरियल होता है। इसको बहुत एहतियात से कि गम्स के ऊपर ना लगे, सिर्फ दांत के ऊपर लगे, लिप्स पे ना लगे, ज़बान पे ना लगे, बहुत देखते हुए ही करना पड़ता है। इसलिए हर डॉक्टर नहीं करता ब्लीचिंग। बहुत ही समझे सीनियर्स हो या कोई एक्सपर्ट हो या जिसको मतलब एस्थेटिक डेंटिस्ट्री का शौक है या वो कर रहा है ऑलरेडी प्रैक्टिस, तो वो लोग ब्लीचिंग करते हैं। ठीक है। तो मैंने तो अपने स्टाफ से करवाया, बट ये है कि हमने तो उनको भी एक्सपर्ट कर दिया है। मतलब मेरे जो साथ मेरा स्टाफ काम करता है उसको भी मैंने इतना एक्सपर्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लीचिंग चलती रहती है, आते रहते हैं, मीडिया इंडस्ट्री से काफ़ी लोग आते हैं। फिर नॉर्मली जिन लोगों की शादियां हो रही होती हैं या मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या जो लोग बाहर जा रहे हैं अभी इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, वो भी मेरे पास अभी लास्ट वीक काफ़ी सारे ऐसे लोग आए, उन्होंने बोला कि हम जर्मनी जा रहे हैं, हम आयरलैंड जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं और हमारे इंटरव्यूज़ हैं, तो हमारे दांत ऐसे कर दें कि जब हम किसी से बात करें या इंटरव्यू दें तो वो इम्प्रेस हो हमारी स्माइल से। बिल्कुल। तो उन लोगों को भी हमने जो है ये प्रोसीजर किया। और अब तो स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, वो भी बहुत ही फोर्सफुली आते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस पे देख लेते हैं कि ब्लीचिंग कैसे होती है, और वो आके कह रहे होते हैं कि नहीं। अच्छा, मैं ये हैरान, हम लोग जब होते थे स्कूल कॉलेजेस में, हम लोग इतने अवेयर नहीं थे अपनी स्माइल एस्थेटिक्स को लेके कि कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा कि मेरे दांत पीले लग रहे हैं। मतलब वो ख्याल ही नहीं था कि दांत पीले लग रहे हो। आजकल के बच्चों को भी इस चीज़ का बहुत नॉलेज है कि दांत पीले लग रहे हैं, मतलब हम किसी से बात ना करें। इसलिए मैं देख रही हूँ कि स्मोकिंग जैसे होती थी, सिगरेट स्मोकिंग थोड़ी सी फिर भी कम हो गई है कंपैरेटिव पहले। अब लोग दूसरे मीन्स के ऊपर आ गए हैं, लेकिन जो पहले होता था ना कि सिगरेट स्मोकिंग बहुत यंग एज, स्कूल एज से बच्चे स्टार्ट कर देते थे, वो अब इतने कॉन्शियस, उनको पता है कि सिगरेट स्मोक करेंगे तो दांत जो है वो ग्रे हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, ख़राब लगेंगे। तो इतना है। लेकिन वही बात है कि अगर देखा जाए तो वो किसी और मीन से निकोटीन ले रहे हैं, वो भी नुकसानदेह है। देखा जाए तो वो भी नुकसानदेह, बस ये कि वो स्टेनिंग नहीं क्रिएट करता, बट नुकसान तो उसका भी हेल्थ पे उतना ही होता है। ठीक है। ये ब्लीचिंग का जो प्रोसीजर आपने बताया, ये कितने दिन के बाद आप रिपीट कर सकते हैं, कितने मंथ्स के बाद रिपीट कर सकते हैं? सेशन होता है, एक ही सेशन में जो है वो वाज़े रिजल्ट आ जाता है, या फिर बार बार आपको सेशन रिपीट करना पड़ता है? ब्लीचिंग में हाँ, सेशन भी रिपीट करने पड़ते हैं। जिनके बहुत पीले दांत हैं उनको एक दफ़ा कराने के बाद सबसे पहले देखिए हम दांत साफ़ करते हैं, ठीक है। दांत साफ़ करके हम पेशेंट को कुछ माउथ वॉशेज़ और ये सब दे देते हैं, कुछ ओरल हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ भी टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब कर देंगे या कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। अगर हमें इन्फेक्शन नज़र आ रहा है गम्स में, सब कुछ इन्फेक्टेड गम्स के ऊपर जिनको इन्फेक्शन है उसमें हम नहीं करते, या अगर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट को तो भी हम नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, अगर सेंसिटिविटी दांतों में बहुत ज़्यादा है कि ठंडा गर्म उसको पहले ही लग रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम नहीं करते। तो पहले हम इन तीनों चीज़ों को ट्रीट कर लेते हैं।
कि पेशेंट को पहले बुलाया 1 हफ्ते पहले, उसको अगर सेंसिटिविटी है उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम हमारी कोशिश होगी 99.9% सेंसिटिविटी को हम ख़त्म करें, ठीक है, तो हम ये प्रोसीजर करें। उसके अलावा हम जो गम्स का इन्फेक्शन है उसको भी कवर करेंगे। फिर आफ्टर अ वीक हम पेशेंट को बुलाते हैं ब्लीचिंग करने के लिए। जब हम देखते हैं कि हाँ गम्स भी हेल्दी हैं, दांत भी हेल्दी है, अब उसको कोई ऐसा जितना इशू नहीं है कि उसको ठंडा गर्म लग रहा हो या मुंह से खून आता हो, फिर हम उसको ब्लीचिंग साइड पे लेके जाते हैं। तो ये होता है कि डिपेंड्स ऑन, अगर बहुत पीले दांत हैं तो 2 दफ़ा भी करनी पड़ जाती है, ठीक है। और अगर नॉर्मल पीले दांत हैं, सफाई के बाद लग रहा है कि हाँ पीले दांत मतलब इतने हैं कि हम एक सेशन में कंप्लीट कर लें, तो हम एक सेशन में भी ब्लीचिंग कर लेते हैं, ठीक है। बट इसका ये होता है कि ब्लीचिंग के फ़ौरन बाद फिर हमें एक और प्रोसीजर करना पड़ता है, फ्लोराइड लगाना पड़ता है सेंसिटिविटी रोकने के लिए। ओके। क्योंकि एक नॉर्मल बंदे को भी ब्लीचिंग के बाद जो है वो सेंसिटिविटी होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, इट्स अ वेरी सेंसिटिव प्रोसीजर, जिसको हम बड़ा लाइक एक्सपर्टी के साथ हम इस पे काम कर रहे होते हैं कि जो है पेशेंट को भी प्रॉब्लम ना हो और डॉक्टर कर रहा है उसको भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। और सेशन जैसे अब एक बंदे ने करा लिया ये ब्लीचिंग वाला सेशन पूरा कंप्लीट करा लिया और दांत भी चमकदार हो गए, उसके बाद उसको कब ज़रूरत महसूस होगी या कब आप उसको रिकमेंड करेंगे कि आप आफ्टर 6 मंथ्स करा लीजिएगा या उससे पहले नहीं हो सकती, अगर कराएंगे तो साइड इफेक्ट्स होंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं ये कहती हूँ 6 to 8 मंथ्स के बाद ब्लीचिंग कराएं या 1 साल के बाद, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है। अगर आपकी केयर बहुत अच्छी है तो आई डोंट थिंक सो कि उतनी जल्दी ज़रूरत आती है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, कोक चाय वगैरह ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1 साल बाद आपके दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं। कोई ऐसी साइंस नहीं है, देखें मैल कटता नहीं है, वो जो जमा हो रहा है वो नए सिरे से जमा हो रहा है, उसको फिर दोबारा से, तो उसमें ऐसा होता है कि मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि अगर आप ब्लीचिंग नहीं भी करा रहे तो दांतों की सफाई करा लें, पॉलिश करा लें, तब भी स्टेन्स रिमूव हो जाते हैं। 6 महीने बाद एक दफ़ा सफाई करा के और पॉलिश अच्छे से करा लें अपने दांत, ताकि ये कि आपकी जो पीलाहट जमा हो रही है नए सिरे से वो ना आए दांतों। ठीक है, तो ये स्केलिंग का ही न्यू वर्जन कह लें ब्लीचिंग को? है, एसोसिएटेड है, क्योंकि स्केलिंग इज समथिंग, वो भी वही है कि दांत साफ हो, खूबसूरत, सफाई, उसमें सफाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूबसूरती इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसमें सफाई है। लोग थोड़ा वो करते हैं कि अगर मैं किसी को बोलूं कि आपके दांतों पे प्लाक और कैलकुलस बहुत ज़्यादा है, आप दांतों की सफाई कराएं, तो वो कहते हैं नहीं ऐसे दिखने में तो सही लग रहे हैं। मैं कहती हूँ दिखने में सही लग रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि अंदर इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। और एक डेंटिस्ट की नज़र से आप देखें तो जाहिर सी बात है, आप तो फिर डॉक्टर हैं, आपको तो पता चल ही जाता होगा, जहाँ बंदे ने मुंह खोला वहाँ पता चल गया अच्छा जी इसको ये चीज़ की जरूरत है, इसको। देखिए आप मेरे साथ हम कितनी दफ़ा आते रहे और आपको मेरे दांतों में आज डिफरेंस फील हो गया, डिफरेंस फील किया, और आफ्टर 1 मंथ हम मिल रहे हैं, 2 मंथ्स के बाद हम मिल रहे हैं, वो वाज़े फर्क था। जैसे मैं बात करी हूँ आपसे और मुझे पता चल गया कि सना ने कुछ ना कुछ तो करवाया है, हालांकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि सना ने कुछ ना कुछ कराया, कुछ नया नया लग रहा था माशाल्लाह। तो आपने सिर्फ ब्लीचिंग कराया है या कुछ और भी कराया है? मैंने वैसे ब्लीचिंग कराया, मैंने लिप फिलर कराया अभी रिसेंटली। ओके। बहुत ही लाइट सा, तो जस्ट क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ज़रूरत है। हाँ. थोड़ी बहुत लास्ट टाइम डिस्कशन भी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी कि मुझे थोड़ी ज़रूरत थी। दिस इज़ ऑल्सो कम्स इन एस्थेटिक्स, तो आजकल ये चीज़ें भी डेंटिस्ट्री में आ रही हैं कि फिलर्स एंड बोटॉक्स लगाना, ये दीज आर वेरी कॉमन, और लोग बताते नहीं मैं बता रही हूँ कि हाँ मैंने कराया। ये तो आपकी बहुत खूबसूरत बात है कि आप जो है वो खुल के बात करते हैं, इसीलिए आपके साथ जब भी आप लोग यूजुअली, मैंने जितने भी लोगों से पूछा है, कभी जैसे कभी मुलाकात हो, उनसे पूछूंगी आपने कुछ कराया है, तो दे वर लाइक नहीं ऐसे नेचुरल है। तो मैं कहती हूँ जब एस्थेटिक डेंटिस्ट्री, एस्थेटिक मेडिसिन्स और कॉस्मेटोलॉजी इतनी आगे हो गई है तो व्हाई नॉट, बिल्कुल बताना चाहिए, इससे जो है दूसरा बंदा भी इंस्पायर होता है। और आप क्यों अपने आप को चेंज, इफ यू कैन चेंज योरसेल्फ सो गो फॉर इट। अच्छी बात है। अच्छा, ये ब्लीचिंग का जो आपने जिक्र किया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवा सकते हैं ब्लीचिंग? ना कराएं तो बेहतर है, वैसे करा लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ना कराएं तो बेहतर है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जहाँ आप प्रोसीजर कर सकते हैं, डेंटल प्रोसीजर, उस वक्त में आप करा सकते हैं। ठीक है। और कौन कौन से ऐसे, क्योंकि हमारी कुछ बहनें होंगी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम गुजार रही है और दांतों के मसाइल होंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, और वो चाह रही होंगी कि एक डेंटिस्ट के पास जाके ज़रा सर्वे करके आते हैं या अपने दांत दिखा के आते हैं, तो वो प्रोसीजर्स कौन कौन से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवा सकती हैं और कौन कौन से प्रोसीजर्स नहीं करवा सकती? क्योंकि बाज़ औक़ात जो है कुछ बहनें हमारी क्वैक्स के पास भी चली जाती हैं, तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। देखिए मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये बात बोलती हूँ कि 3 to 6 मंथ जो आपका ड्यूरेशन है उसमें लाजमी स्केलिंग कराएं।
लाजमी, क्योंकि आपके हार्मोन्स चेंजेस की वजह से आपके गम्स में इन्फेक्शन बड़ा ही कॉमन होता है, बहुत ही कॉमन। मैंने इनिशियल जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो मेरे साथ गायनी डिपार्टमेंट बिल्कुल मैं यहाँ होती थी और गायनी यहाँ होते थे, तो मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो बेसिकली ज़्यादातर गायनाकोलॉजिस्ट के साथ हुई। तो मैं अकेली डेंटिस्ट होती थी, सारी गायनाकोलॉजिस्ट होती थी, तो सुनती रहती थी, पेशेंट्स भी देखती रहती थी ज़्यादातर। तो ये होता था कि पेशेंट आए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और यूजुअली हर पेशेंट को जो है वो गम्स में इन्फेक्शन, अब गम्स में इन्फेक्शन है तो मेरे पास रेफ़र होता था। तो फिर हमने उस पर स्टडी करना स्टार्ट किया। वैसे भी हमारी बुक्स भी कहती हैं कि ये जो प्रेगनेंसी है इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, वो डायरेक्ट जाके आपके गम्स पे एक्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पे गम्स को इन्फ्लेम करते हैं, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम भी कर रहे होते हैं। और क्योंकि आपको गैगिंग का प्रॉब्लम बहुत हो रहा होता है, वॉमिट्स आ रही होती हैं, और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो इतने तो अवेयर है नहीं कि वॉमिट आए तो वो माउथ वॉश का इस्तेमाल कर लें या वो फ़ौरन जो है, क्योंकि देखिए एक फूड अंदर गया है, अब वो फूड बाहर आ रहा है और वो एसिड्स को लेकर भी बाहर आ रहा है, वो अपने पेट के जितने भी एसिड्स हैं वो भी बाहर आ रहे हैं साथ में उसके, और वो डाइजेस्टेड फूड भी है, तकरीबन डाइजेस्टेड फूड होता है, तो उसकी वजह से आपके दांतों को नुकसान हो रहा है। अब रात भर वॉमिटिंग हो रही है और आप सो गए हैं उसी में, या अगर मॉर्निंग में आपको वॉमिट्स हो रही हैं तो आप उसी में आप पूरा दिन गए, वॉमिट किया आ गया। वैसे हम बोलते हैं वॉमिटिंग अगर हो रही है तो माउथ वॉश ज़रूर यूज़ कर लिया करें, क्योंकि वो गैग से आपका खाना वापस आ रहा होता है, ठीक है, तो वो नुकसान देता है दांतों को। ठीक है, तो दो तीन रीजंस हैं, एक तो ये आपका हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, दूसरा ये कि ब्रशिंग में सुस्ती है, तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये वॉमिटिंग्स वाला है। तो इनको कॉमनली मैंने ये देखा अपनी प्रैक्टिस में, तो मैंने कोई 6 साल उनके साथ प्रैक्टिस करा, तो 6 इयर्स में मैंने ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स जो थी लेडीज़ थी, प्रेग्नेंट लेडीज़, उनको मैंने गम्स के इन्फेक्शन के साथ देखा ही था। तो इसमें अलामात तो ये बुक से बुक नहीं बता रही है, ये एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस बता रहा है। विजिबली भी मैंने देखा, विजिबली भी मैंने ये चीज़ देखी। तो उसमें अलामात ये होते हैं कि मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़ों में पीलाहट जमा हो रही है बहुत ज़्यादा, और दांत हिलने लग जाते हैं। Oh my God. कुछ लेडीज़ के दांत हिलने लग जाते थे, वो कह रही होती थी कि दांत हिल रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि जब मेरा ये वाला बच्चा हुआ था तो ये दांत गिर गया, फिर मेरा वो वाला हुआ था तो ये वाला दांत गिर गया। उनकी हिस्ट्री ऐसी होती है मजे की, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बातें करती हैं। माशाल्लाह बच्चे भी बहुत सारे होते थे, सही है, और फिर उसके बाद दांत भी गिर रहे होते थे, फिर वो बता भी रही होती थी कि जब ये हुआ था तो दांत हिलने लग गए थे मेरे, तो ये वाले गिर गए, वो हुआ था तो वो वाले गिर गए, तो बच्चे भी होते रहे, दांत भी गिरते रहे, तो ये साइमल्टेनियसली, और एंड तक जब आखिरी बच्चा होता है जब तक दांत रहते ही नहीं, सारे दांत रहते ही नहीं मुंह में ना। तो अच्छा, उनको यही नहीं पता कि दांत क्यों गिर रहे हैं, प्रेगनेंसी के साथ ही दांत क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि गम्स में इन्फेक्शन की वजह से आपकी हड्डी कमज़ोर हो रही है, हड्डी वीक होने की वजह से दांत गिर रहा है। दूसरी बात है, अगर उसको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा, मदर को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, कैल्शियम नहीं है सही, विटामिन D3 नहीं है सही, तब भी ये इश्यूज ज़्यादा हो रहे थे। फिर ये इशू सिर्फ मदर को ही नहीं हो रहे हैं, वो जो फीटस है उसको भी हो रहे हैं, साथ में वो बच्चा जो होने वाला है वो भी उन न्यूट्रिशन से, उसमें भी वो न्यूट्रिशन की कमी होगी। ओके। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक से प्रेगनेंसी जो है, मैं कहती हूँ जब आप प्लान कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज नाउ डेज अ प्लान, यू नो, पहले तो अनप्लान, मतलब अभी मैं कहती हूँ कि क्योंकि मैंने इतना टाइम देखा तो एवरीथिंग इज प्लान। तो आपको पता है कि ये है, तो फिर आप अपनी हेल्थ को उस टाइम पे मेंटेन करना स्टार्ट कर दें पहले से। या अगर आपको लगता है कि आप हो गए हैं, आपको पता नहीं था, जो भी व्हाट्सएवर द रीज़न इज, सो उस टाइम ड्यूरेशन में यू नो दैट कि यार अभी 1 महीना 2 महीना हुआ है, अभी से मैं अपनी न्यूट्रिशन और डाइट का ख्याल रखूँ। हमारे यहाँ लेडीज़ जंक फूड ईटिंग करती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्योंकि क्रेविंग हो रही है, हाँ। और लेट नाइट मीलिंग करती हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने लग जाती हैं। अच्छा, मैंने कुछ को देखा है केक्स खाने लग जाते हैं, केक्स खा रही हैं, वो इतने बड़े बड़े केक्स हैं वो खा रही हैं कि मुझे क्रेविंग हो रही है। मेरे साथ मेरी बड़ी बहन है, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मैं उसको नोट कर रही थी, तो उसको किसी चीज़ की क्रेविंग ही नहीं होती थी। वो बोलती थी क्रेविंग, वो भी डॉक्टर है, वो बोलती क्रेविंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं दुनिया में। अच्छा, उसके बकौल वो बोलती थी क्रेविंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये हमने बनाई हुई है कि क्रेविंग, ये हम कुछ इमोशनली लोगों को फूल बना रहे होते हैं, हाँ। क्रेविंग के नाम पे हमारा खुद हो रहा होता है कि खाना है, और वंस यू स्टार्टेड ईटिंग जंक फूड और वो, तो फिर आपको वैसे ही क्रेविंग बढ़ जाती है, नॉर्मल इंसान में बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमने एक माइंडसेट बना लिया है कि ये तो सारा न्यूट्रिशन बच्चों को जा रहा है, सही है, तो अब हमें सिर्फ इस ड्यूरेशन में खाना ही खाना है, हाँ। अब उसके बाद आपने 20-20 kg वेट इंक्रीज कर लिया,
Oh my God. सही है, 30 kg वेट इंक्रीज कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने इतना खाया इतना खाया इतना खाया। सही है, 10 kg तो आपके बेबी का वेट हो गया, बाकी जो 20 kg है वो आप उतारेंगे कैसे वेट? एग्जैक्टली ये भी एक महाज है। ये भी एक महाज है। तो दीज ऑल द थिंग हैज टू बी प्लान कि आपको अपनी सबसे पहले, उसको मैं देखती थी वो इतनी हेल्थ कॉन्शियस हो गई थी, इतनी हेल्थ कॉन्शियस, को हर चीज़ में होता था मैंने ये खाना है, मैंने ये नहीं खाना, क्योंकि ये चीज़ नुकसान दे रही है मुझे फ्यूचर में, और मेरे जो बच्चे हैं उनको भी नुकसान देगी, और ये चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है। अब अगर वो कितनी भी गंदी चीज़ है, लेकिन वो बोलती थी कि नहीं यार मुझे पता है मेरे फ्यूचर के लिए क्या एग्जैक्टली वो है, बेनिफिट है। और यहाँ मैंने ज़्यादातर मैंने बाकी सर्कल में लोगों को देखा, मेरे पास जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते थे उनसे हम पूछते थे क्या खाते हैं, कहती थी मैं तो 1 पाउंड का केक खा लेती हूँ आराम से रात को, मैं तो 1 लीटर आइसक्रीम खा लेती हूँ आराम से। आई वाज लाइक कैसे, आपके दांत तो तबाह हो रहे हैं, आपकी बॉडी तबाह हो रही है पूरी, इतना शुगर इनटेक लेने के बाद। बिल्कुल, और उसकी वजह से फिर बेबी शुगर हो जाती है, हाँ, गैस्ट्रेशन डायबिटीज। अब गैस्ट्रेशन डायबिटीज हो रही है तो उसमें अलग रो रही है बैठ के कि जो है वो, और फिर जो पाबंदियां लगती हैं, जो आपको बताया जाता है कि आपने 1 रोटी जो है वो 4 टुकड़े करके खानी है, तो वो 1 पाउंड का केक जो है वो फिर जब याद आता है कि हमने क्या क्या अपने साथ जो है वो जुल्म किया। वही तो, और फिर उसके बाद कहती हैं अब तो हम हो ही गए, अब क्या करें, बस अब तो हो गए हम। और फिर वो नहीं, फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मतलब आप डेंटिस्ट्री के हवाले से भी, लेकिन आपने अपनी बहन का जिक्र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्रेविंग नाम की चीज सच में शायद एग्जिस्ट नहीं करती, और हम लोगों के खुद के ही अपने वो तो ये कहती थी मैं उससे पूछती थी कि कुछ भूख लग रही है, कुछ मूड है आपका खाने का, कुछ मंगा दें कुछ, तो कहती थी नहीं, मैं बाहर से पिज्ज़ा मंगाती, कहती नहीं, बाहर से कुछ और मंगाती, कहती नहीं उसमें ना उसमें वो होता है अजीनोमोटो होता है, वो मैंने नहीं खाना है, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो है बाहर के खाने के अंदर, और उसमें ये है चाइनीज़ में नहीं खाऊंगी क्योंकि उसमें केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हम, सॉसेस यूज़ करते हैं, तो वो मैंने नहीं खाना है क्योंकि ये नुकसान दे रहा है मुझे। तो कहती थी क्या हो गया, तुम क्यों नहीं, लड़कियां तो इतना खा रही होती हैं, कहती थी मुझे तो कोई क्रेविंग नहीं होती, क्रेविंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 9-10 महीने आप अपना थोड़ा एहतियात कर लें तो आगे फ्यूचर भी आपका भी हेल्थ सही रहेगा। और ये देखिए ना, ये जंक फूड तो टोटली वैसे भी एक आम इंसान भी अगर खाता है तो उसके लिए भी बहुत मुज़िर सेहत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हमने ब्लीचिंग का जिक्र किया, हमने डेंटिस्ट्री के हवाले से मैं जानना चाहूँगी और कौन कौन से नए प्रोसीजर्स हैं जो आए हैं अभी कुछ दिनों में? नए प्रोसीजर तो कुछ भी नहीं आए, वही सब कुछ लाइक जैसे चल रहा है वही चल रहा है, बट ये कि यहाँ पे विनियर्स की अवेयरनेस ज़्यादा आने लग गई है। जैसे ब्लीचिंग में दांत खूबसूरत दिखते हैं, ऐसे विनियर्स की भी अवेयरनेस लोगों को आ रही है कि वो विनियर्स करा रहे हैं। ओके, जिनके दांत अच्छे नहीं हैं, कलर्ड फेडेड हैं या टूटे फूटे हैं या मतलब क्रैक्स हैं दांतों में, तो वो ज़्यादातर लोग जो है वो कंप्लीट विनियर्स करा रहे हैं ताकि जब वो बात करें या किसी से मिलें तो एक होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाना। वो पहले लोगों को विनियर्स की नॉलेज ही नहीं थी कि विनियर्स होते क्या हैं। अब लोग मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया ने जहाँ गलत चीज़ें प्रमोट की हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें प्रमोट की हैं, वहाँ कुछ अच्छी चीज़ें भी प्रमोट कर दी हैं। लोगों को अवेयरनेस हो गई है चीज़ों की कि क्या उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं है। पहले हमें लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता था ना हर प्रोसीजर को कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे दिखेगा, यूँ होगा। अब लोग जो है ना सेल्फ अवेयर होते हैं, आते हैं खुद बता रहे होते हैं कि हमें ये काम कराना है। और ज़्यादातर बाहर से आने वाले लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस भी है। हाँ। और फिर वो प्राइस डिफरेंस भी देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान फिर भी बहुत ज़्यादा जो है वो चीप है, डेंटल प्रोसीजर्स में बहुत चीप है यहाँ पे। मतलब कि वहाँ पे जितने में दांतों की सफाई होती है यहाँ पे दांत बन जाते हैं पूरे पूरे। बिल्कुल। फिर भी हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कहते हैं मतलब इन सम हाउ बोल रहे थे महंगाई तो है ऑब्वियसली, बट मुझे लगता है कि अभी भी हमारे यहाँ जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं इतने महंगे नहीं हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे होते हैं एस्थेटिक्स की, उसमें जो है वो डिफरेंट नाम रख दिए गए हैं, जैसे कि वैम्पायर फेशियल हो गया, फोटो फेशियल हो गया, रेड कारपेट फेशियल हो गया। आपको तो पता है, आपकी बहन का भी ताल्लुक है तो आपको पता होगा। तो जैसे अब ये डेंटिस्ट्री में भी इस तरह के नाम आप लोग चेंज करते रहते हैं या फिर एक ही नाम होता है? नहीं, हमारे नाम चेंज नहीं होते, हमारे एक ही स्टैंडर्ड नाम होता है। ठीक है। हमारे नाम हम ये नहीं करते कि इसको ये कर दिया वो, पता है क्या, अल्टीमेटली सब चीजें एक ही होती है। ऐसा ही है, सब चीजें अल्टीमेटली होती एक ही है, बस उन्होंने उसको चेंज कर दिया। हाँ, पैकेजिंग बदल जाती है, अंदर से प्रोडक्ट वही रहता है। और वो नाम जैसे सुनने में साउंड इंटरेस्टिंग लगे ना, तो उसके लिए वो कहते हैं कि वैम्पायर फेशियल। अब बंदा यही सोचता रहा कि वैम्पायर फेशियल कैसा होगा, कौन कराएगा वैम्पायर? हाँ, मैंने अपनी बहन से ही पूछा था, मैंने कहा वैम्पायर फेशियल कौन सी नई चीज आई है मार्केट में भाई, पता नहीं कौन कौन से नाम है। मतलब आप सुन रहे हो तो एक हाइड्रा का एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, उसी को रखते हुए वो मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट
डिफरेंट चीजें जो है वो इंक्लूड कर देते हैं और नाम सुनने में बस वो देखते हैं कि जो है ना वो गूगल करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या आजकल पूरी वर्ल्ड में लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, बस वो वाला नाम पकड़ा, हॉलीवुड फेशियल। हॉलीवुड फेशियल भी है, एग्जैक्टली। पता नहीं क्या हॉलीवुड। अच्छा, ये हॉलीवुड स्माइल आपने हॉलीवुड जाके सीखा है? हाँ, ये हॉलीवुड स्माइल भी तो होती है डेंटिस्ट्री में, ये क्या है? हॉलीवुड स्माइल बेसिकली ये डेंटिस्ट्री में यूज होता है। हाँ। सही है, और ये हमारी बुक्स में भी होता है वैसे, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उसको ये बोला जाता है कि मॉडल स्माइल, यानी कि आपने देखा होगा कि जितनी मॉडल्स होती हैं उनकी एक डिफरेंट स्माइल होती है। उनके दांत बिल्कुल एक्यूरेट एक शेप एंड साइज में होते हैं, और जब वो हंसते हैं तो उनके प्रीमोलर्स तक दिख रहे होते हैं। सही, उनकी जो स्माइल होती है आपने देखा होगा कि वो जब हंसतेंगे प्रीमोलर्स और मोलर्स तक आपके दिख रहे होंगे, और हर चीज़ शाइनी खूबसूरत एक शेप में होती है, और उनके लिप्स का शेप बिल्कुल डिफरेंट होता है। और आपने देखा होगा अभी यूजुअली ज़्यादातर मॉडल एक ही दांत होंगे सबके, एक ही लिप्स होंगे, एक ही, मतलब अगर उनका ये स्माइल पर बात करते हैं, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन, आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं सना की जाने, मॉडल स्माइल पे बात हो रही थी, तो क्या है ये हॉलीवुड स्माइल और मॉडल स्माइल, इसके बारे में बताइए। मॉडल स्माइल बेसिकली वही एक ही चीज़ है। मैं आपको बता रही थी ना कि जब वो लोग आपने देखा होगा यूजुअली जब मॉडल्स जो हैं वो मुस्कुराती हैं तो उनके जो लिप्स का और दांतों का जो शेप और साइज है वो सबका एक्यूरेट एक ही साइज का होता है। सही है, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा भी कॉमन नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अभी भी इतना कॉमन नहीं हुआ है, क्योंकि मैं कभी टीवी देख रही होती हूँ मेरी बिल्कुल ही नज़र डायरेक्टली हर किसी के दांतों पे जा रही होती है। तो यहाँ पे अभी तक ऐसा नहीं है। इवन टेढ़े मेढ़े दांतों के साथ भी लोग टीवी इंडस्ट्री में चल रहे हैं वो लोग अभी भी चल रहे हो टेढ़े मेढ़े दांतों के साथ। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे मशहूर मॉडल्स हैं जिनके टेढ़े मेढ़े दांत हैं बट दे आर ओके विद। और एक दांत के ऊपर वो एक्स्ट्रा टूथ है, उसमें भी अच्छा लग रहा होता है। ओके, अच्छा उनको अच्छा लगा, लेकिन हम जब देख रहे थे मुझे यार मतलब सही है, मीडिया इंडस्ट्री में सब कुछ है, एटलीस्ट ये दांत, मैं और मेरी जो बड़ी बहन हम दोनों डेंटिस्ट हैं, बैठ के यही डिस्कशन पूरा सीरियल निकल जाता है और हम सिर्फ दांतों पे डिस्कशन कर रहे होते हैं बैठ के। तो ये वैसे बेसिकली जो एक्स्ट्रा टूथ आता है ये इसकी लॉजिक क्या होती है, क्यों आ जाता है? एक्चुअली क्या है कि दांत सही टाइम पे अगर झड़ेगा नहीं ना दूध का दांत, तो परमानेंट दांत अपनी जगह पे खुद ही आ जाएगा। ओके, बेसिकली ये प्रॉब्लम है। और आजकल के पेरेंट्स में कहती हूँ फिर बहुत अवेयर हैं, वो आते हैं और वो जब बच्चे 10-11 साल का होता है ना, उनके दांत नहीं झड़ रहे होते हैं दूध के दांत, तो वो कहते हैं निकाल दें आप, इससे बेहतर कि जो नए आने दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े आए, आप इनको निकाल दें। अभी मैंने रिसेंटली 2-3 बच्चों के, दे आर 10.5 एंड 11, तो उनके पेरेंट्स आ रहे थे, उनके ब्रेसेस हमने लगाए हैं क्योंकि पेरेंट्स आर वेरी फोर्सफुल फॉर दिस कि आप प्लीज़ लगा दें इससे पहले कि इसके दांत ख़राब हों। सही है, अब अभी से इसके दांत निकालें, जो उसके दांत नहीं निकल रहे वो निकालें और उसके ब्रेसेस लगा दें। हमारे बच्चों की स्माइल ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ इट्स वेरी गुड कि एटलीस्ट उनको इतना है कि वो देख रहे हैं बच्चों की हेल्थ को, फिटनेस को, उनकी खूबसूरती को, हर चीज़ को, और इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग होते हैं उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं कि आप कहाँ, इतना छोटा बच्चा है, आप कहाँ अभी से इस तरीके से उसको वो मतलब लेके जा रहे हैं, इस तरफ लेके जा रहे हैं। उनको पता होता है कि आज नहीं कराएंगे कल तो कराना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये अच्छा, छोटे बच्चे के भी दांत निकालने का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है, वो बड़ों की तरह ही होता है, इंजेक्शन के थ्रू ही निकलता है? हाँ, इंजेक्शन के थ्रू ही निकलता है। बाहर ये हो गया है, और यहाँ पे भी कुछ डॉक्टर्स अब लेकर आ गए हैं, वो मास्क होता है, मास्क के अंदर एनेस्थीसिया होता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मास्क के अंदर एनेस्थीसिया होता है, मास्क लगाते हैं, उस एनेस्थीसिया से ना हम बच्चे को थोड़ी देर के लिए मतलब लाइक सुला, सेडेशन होती है बेसिकली, उसको सेडेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वही इंजेक्शन लगाते हैं और दांत निकाल देते हैं। सही, यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है सेडेशन, वो बड़ा टेक्निकल प्रोसेस है और मैं खुद चाह रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी ये स्टार्ट करूँ। अच्छा, एक गम भी होती है, ग्लू भी होती है, जो कि माइनर्स अगर आपको कुछ प्रोसीजर करना है उसमें काम आती है। हाँ, एनेस्थीसिया होता है हमारे पास, नमनेस क्रीम्स होती हैं, वो नमनेस क्रीम हम लगा देते हैं। अब तो बहुत एक्सपर्ट नमनेस क्रीम्स आ गई हैं, जो आपके जितने माइनर प्रोसीजर्स हैं उसमें आपने लगा दिया नम क्रीम, उसको पूरे मुंह को नम कर दिया और फिर आपने बहुत माइनर प्रोसीजर्स उससे आराम से कर लेते हैं। जैसे मैं छोटे बच्चों के दांत आराम से निकाल लेते हैं। exactly. आपने नमिंग क्रीम लगाई, 10-12 मिनट के लिए छोड़ दिया बच्चे को, आराम से वो खेल कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, टीवी देख रहा है। मैंने तो वो लगाया हुआ, कार्टून लगा देती हूँ मैं, कार्टून देखो आराम से बैठ के सुकून से। उसके बाद सुकून से मैं उसके छोटे मोटे जो दांत होते हैं हम ऐसे निकाल देते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पहले ही होता था
कि क्योंकि इतनी एक्सपर्ट नमनेस क्रीम्स नहीं थी, तो उसमें उन्होंने बच्चे को इतनी मुश्किल से टैकल करो, बिठाओ, उसको इंजेक्शन लगाओ, फिर वो चीखें मार रहा है, डर रहा है, फिर उसको वो जिंदगी भर के लिए वो जो फेयर है वो हमेशा के लिए ही बैठ जाता था वो फेयर कि जो है वो मैं गया था 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, डॉक्टर ने मेरा ऐसे करके दांत निकाला था, ऐसे मेरा मुंह पकड़ा था और ऐसे दांत निकाला था। तो अब ये है कि वो इजी हो गया है, नमिंग क्रीम्स हैं ऐसी, बट फिर भी कहीं समहाउ हमें कुछ प्रोसीजर्स के लिए हमें इंजेक्टेबल्स यूज करने पड़ते हैं बच्चों को भी। ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर हमारे दांतों के लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए एप्पल साइडर विनेगर अगेन वो उसके एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर है। लोग जो है वो भर भर के जो है ना ग्रीन टी में और इसमें पी रहे होते हैं, वो दांतों की जो अपर लेयर होती है उसको रिमूव कर रहा होता है। मैं उनको मना करती हूँ डाइल्यूटेड फॉर्म में आप पिएं, आप ऑल्टरनेट डेज में पिएं। कुछ लोग डेली सुबह सुबह उठते ही एप्पल साइडर विनेगर पी रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड स्पून में लेते हैं और पी लेते हैं, सही है। उसको अगर आपको पीना भी है तो नीम गर्म पानी करें, उसमें इतना सा एप्पल साइडर विनेगर डालें और उसको आप ऑल्टरनेट डेज में पिएं। ये भी नहीं कि आप डेली बेसिस पे पी रहे हैं, जितना पानी उसमें ज़्यादा होगा उतनी उसकी एसिडिटी जो है, एसिडिक नेचर जो है वो कम हो जाती है। तो इसी तरह लेमन जो है वो कहते हैं लेमन दांतों पे आप घिस लें तो दांत जो है वो वाइट हो जाते हैं। नहीं बोलते कि सोडा और लेमन मिला के, सोडा यू कैन यूज़, आप जो है वो बेकिंग सोडा जो होता है या जो सोडियम बाइकार्ब है वो आप यूज़ कर सकते हैं टूथपेस्ट के साथ। लेकिन अगर वो आप लेमन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आप सोचें लेमन एक एसिडिक नेचर है उसकी, सही है, उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें जो है सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड जहाँ दांतों पे लगेगा उसको हम रगड़ेंगे तो वो दांतों की जो लेयर है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो मैं उनको वही मना करती हूँ कि लेमन भी प्लीज़ अपने दांतों पे यूज़ मत करें, जो है कि लेमन रगड़ने से दांत साफ हो जाते हैं। ये सोशल मीडिया पे जो हैक्स आती है ना उससे भी थोड़ा हमारा दिमाग खराब हो जाता है। मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया जहाँ अच्छा काम कर रहा है वहाँ बहुत बुरा काम भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा कम है, बुरा ज़्यादा है। या ऐसे कभी कोई आप हैक देखा भी किया करें तो अपने डेंटिस्ट से आप मशवरा कर लिया करें कि भाई ऐसा कुछ है हम यूज़ कर लें। मुझे तो लोग वीडियो भेज देते हैं, वीडियो भेज देते हैं कि ये हमने देखा है, आप मुझे बताएं हम ये करें या नहीं करें। तो उनको बताना पड़ता है कि प्लीज़ ना करें। ठीक है, तो एप्पल साइडर विनेगर का स्ट्रॉ से भी इस्तेमाल करते हैं लोग, स्ट्रॉ से पीते हैं ताकि वो दांतों पे ना इफेक्ट हो। और लेकिन आपने कहा कि पानी के साथ उसको मिला के डाइल्यूट करके पिए आप, जितना डाइल्यूट होगा। अगर 1 कप पानी यानी 250 ml का पानी है तो उसमें टीस्पून से भी कम एप्पल साइडर विनेगर डालें आप, बस। ठीक है, टीस्पून से भी कम, ताकि 250 ml के एक ग्लास के ऑलमोस्ट यही स्टैंडर्ड आपका ग्लास का साइज होता है या आपका मग का साइज है, उसमें आपने 1 टीस्पून डालना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मत डालें। ठीक है, वरना नुकसानदेह, ऑब्वियसली नुकसानदेह। आपको पहले तो आपका दांत खराब कर रहा है, फिर आपकी हड्डियां भी खराब कर रहा है। बॉडी वो फायदेमंद तो है बट एक क्वांटिटी में फायदेमंद है। अभी मैं रिसेंटली कोई हकीम थे, उनसे मेरी ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि बोलते हैं कि ना कलौंजी खाओ, कलौंजी बहुत अच्छी है, सही है, और ये है भी, सुन्नत भी है कलौंजी। उन्होंने कहा 7 दाने कलौंजी खाओ, 8वां दाना नहीं खाओ। ठीक है, 7 दाने कलौंजी सुबह में खाओ, ये सुन्नत है, सही है। या एक इतने में आ जाए, इतने में 7 ही आएंगे आपके, सही है, 6 आएंगे, 7 आएंगे, दैट्स इट। अब लोग जो है वो सुन लिया कलौंजी खानी है, वो भर भर के लगे पड़े कलौंजी खाने में, लगे पड़े कलौंजी खाने। ओके, क्वांटिटी मैटर्स भाई, क्वांटिटी, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। अभी हम गए थे एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस में, तो वो सना मक्की पे बहुत बात हो रही थी। मैंने कहा कोविड में सना मक्की आया और बोला कि सना मक्की पियो तो जो है ना वो आपका कोविड खत्म हो जाएगा, सही है, कोविड। अब सना मक्की को आप गूगल करें, सना मक्की आपके कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट है। एग्जैक्टली, ये भी तिब्बे नबी में है। हाँ, सना मक्की, मेरी मदर हर्बलिस्ट है इसलिए मुझे थोड़ा पता है, सही है, वो भी तिब्बे नबी में है कि आप जो है ना सना मक्की इस्तेमाल करें। बट वो हफ्ते में 1 दिन, वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन है, सही है, जिस ज़माने में इसको बोला गया था क्योंकि कोई और मीन नहीं था, कोई और तरीका नहीं था कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने का, तो बोला भाई ये वाली पत्ती है, इसको पकाओ, उसको पी लो। और उसमें भी उसकी क्वांटिटी है कि इतने पानी के अंदर सिर्फ 2 पत्तियां आपको डालनी है सना मक्की की और आपको पीनी है। लोग भर भर के सना मक्की पी रहे थे और ये भी सोशल मीडिया से ही वायरल हुआ। अब बहुत सारे हम पेशेंट डिस्कस कर रहे थे कि फलाने घर में पेशेंट की डेथ हो गई और उसके घर में 6 लोगों की डेथ हो गई। अब क्यों हुई ये डेथ? वो इसलिए हुई है कि वो रीज़न ये कोविड से हुई है। फिर हम लोग अपना ऑब्वियसली हम रिसर्च करते हैं कि क्या है, तो हमने जब उसको रिसर्च किया तो पता चला कि वो डायरिया हुआ था बहुत सिवियर। पेशेंट को कोविड में इतना डायरिया हुआ कि वो बेचारा अलाइव ही नहीं मतलब रहा, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं बंद थे तो उसको हम IV नहीं कर सकते, खा पा नहीं रहा था क्योंकि टेस्ट ख़राब हुआ था कोविड की वजह से।
सही है, और उसको सीवियर डायरिया हो रहा है। तो फिर पूछा कि भाई सीवियर डायरिया हुआ तो किस चीज़ से हुआ? आपने फ्रूट्स इनटेक की है बहुत ज़्यादा, या आपने क्या ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर लिया, कोई एंटीबायोटिक ली है, कुछ तो ऐसा लिया होगा ना कि डायरिया हो रहा है। कोविड का डायरेक्ट डायरिया के साथ कोई लिंक नहीं था, सही है। और लोगों ने लिखा हुआ था कि कोविड होगा तो उसके साथ डायरिया भी होगा, नज़ला जुकाम बुखार के साथ डायरिया होगा, हालांकि डायरिया का कोविड से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल, कोविड में सिर्फ नज़ला जुकाम बुखार और आपको सांस का प्रॉब्लम था कि जो सांस का प्रॉब्लम, और आपको कार्डियक इशू का ज़्यादा था कि कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो हम हर डेथ का ना एक रीज़न होता है, तो हम पता कर होते थे कि ये डेथ हुई है तो उसका रीज़न क्या है। कार्डियक अरेस्ट बात कंटिन्यू करते हैं। सना कता कलामी के लिए माफी, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। एप्पल साइडर विनेगर के जहाँ पर फवाइद हैं वहाँ पर बेतहाशा नुकसानात भी हैं, जो कि डॉक्टर सना ने बताया कि आप उसको पानी में शामिल करके पी सकते हैं, वो भी 1 टीस्पून। और सना मक्की का भी रोज जिक्र किया कि लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब तक तो खैर लोगों को समझ में आ गया, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया और जो ये सोच रहे होंगे, क्योंकि कोविड अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी मैं बहुत जगह सुन रही हूँ कि कोविड है, लोग समझ रहे हैं कि नहीं है और चला गया, हमारी जान छूट गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोग यूज्ड टू बहुत हो गए, अब लोगों को अवेयरनेस इतनी हो गई कि पता है अगर अल्लाह ना करे हो भी गया तो उसको किस तरह से। और फिर वो हमने वैक्सीन भी करा ली है ना। हाँ, हमने वैक्सीन भी करा ली है। और दूसरा ये है, और मैं ये कहती हूँ मैं क्योंकि हम वैक्सीनेशन में खुद भी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन में कोई करप्शन नहीं हुआ है वैसे। अपर लेवल पे वो अलग बात है, लेकिन जो हॉस्पिटल्स में था ना कि आपने जाली कार्ड्स बनवा लिए। हम लोग ईसा लैब में, मैं हूँ ईसा लैब में, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा की है। तो अगर किसी की कॉल आती भी थी ना कि आप हमें वैक्सीनेशन नहीं करानी क्योंकि इससे तो मर जाएंगे, 2 साल बाद मर जाएंगे इससे, वैक्सीनेशन से आप हमारा कार्ड बना दें, तो हम बोलते थे नहीं, किसी सूरत नहीं बनेगा। और हमारे स्टाफ के किसी बंदे ने, इतना बड़ा स्टाफ है, हर ब्रांच में हो रही थी वैक्सीनेशन, किसी एक बंदे ने जो ना इनको सर्टिफिकेट बना के नहीं दिया। ओके, इतना फोर्स लोग करते हैं, हमसे पैसे ले लें, ये ले लें आप प्लीज़। जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब अमीर लोग हैं, वो नहीं करा रहे थे, बोलते नहीं हमें तो कराना ही नहीं है, ये बेकार वैक्सीनेशन कौन कराएगा, इससे तो हम 2 साल बाद मर जाएंगे। तो मैं उनसे कहती थी कि 2 साल बाद आपको वैसे गारंटी है कि आप जिंदा रहेंगे? बिल्कुल, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। और ये कॉम जो है वो जब मतलब परेशान हो गई जब पता चला कि आपकी सिम बंद कर दी जाएगी। हाँ, अगर आपने वैक्सीनेशन सिम बंद कर दिया कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर जब जो है वो रश लगा। अब पता है मेरे साथ क्या, मैंने वैक्सीनेशन कराई हुई, बूस्टर सब लगाया हुआ, मुझे नहीं पता था कि मुझे रोक लेंगे। मैंने सर्टिफिकेट लिया ही नहीं आज तक, क्योंकि वो मेरे खुद के लैब। ओके, और दुबई से वापस आ रही थी, मुझे उन्होंने रोक लिया, उन्होंने कहा अपना वैक्सीनेशन कार्ड दिखाएं। मैंने कहा जब मैं आ रही थी तब तो पूछा नहीं आपने मुझसे। हाँ। मैं जा रही हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन कार्ड दिखाएं ना। तो फिर मैंने अपनी लैब कॉल किया, मैंने बोला प्लीज़ जल्दी से मेरा वैक्सीनेशन कार्ड भेजो। मैंने कहा तो आज तक देखा भी नहीं मैंने कि मेरा वैक्सीनेशन कार्ड है किधर। तो फिर मेरे मैनेजर बेचारे, उसने मुझे उसी वक्त भेजा, उसने बोला आपको बोर्डिंग नहीं करने देंगे, वरना जो है ना आप जाएँ अभी PCR टेस्ट कराया अपना। मैं कहा मैं बिल्कुल सही हूँ। जब आई थी तब हाँ मुझे बुखार, जब मैं गई यहाँ से तो मुझे बुखार था, सही है, 102 मुझे फीवर था और मुझे एक्सट्रीम स्नीजिंग हो रही थी, इतनी स्नीजिंग थी कि वो रुक ही नहीं रही थी। तो मैं एंटी एलर्जी लिया, ये लिया, वो लिया, लाउंज में बैठी हुई तो छींके जा रही ना बिल्कुल। तो मुझे हो रहा, मैंने कहा आसपास लोग बोलेंगे, कराची एयरपोर्ट मैंने कहा आसपास लोग बोलेंगे कि मतलब क्या कोविड लेके जा रही है वो। मुझे नॉर्मल फ्लू हुआ हुआ था, बहुत एक्सट्रीम फ्लू हुआ हुआ था, क्योंकि सर्दी का मौसम था वो सारा कुछ। तो जो है ना मैं प्लेन में बैठूँ तो छींकें आ जा रही, मैं वहाँ पहुँची तो मुझे वही स्नीजिंग, इतनी सीवियर स्नीजिंग। तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आपका वैक्सीनेशन है नहीं। जब मैं वापस आ रही है 1-1.5 महीने बाद, तो मुझसे बोलने वैक्सीनेशन कार्ड दिखाओ, हम आपको जाने नहीं देंगे, वरना आप बैठ जाए। मैंने बोला क्यों? और फिर कहते हैं कि आप इतनी पेनल्टी दें, सही है, जाके PCR कराया, ये कराया, वो कराया। मैं तो सारे पैसे खर्च कर दिए शॉपिंग में, मैं तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? हाँ, वो भी एक्सपेंसिव होते हैं टेस्ट, वो भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव था। तो फिर आपने उनको दिखा दिया? फिर मैंने उस वक्त मैंने मंगाया, मैंने कहा भाई वैक्सीनेशन कार्ड भेजो मुझे, फिर दिखाया तो उन्होंने बेसिकली लोगों को जब ये हुआ है ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ मेरा इंसिडेंट, ऐसा जब हुआ है तो लोगों को थोड़ा ख्याल आया वैक्सीनेशन कराने का। बिल्कुल, और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जिन लोगों को बूस्टर नहीं लगे अभी तक उन लोगों को लगवा लेने चाहिए, क्योंकि बीमारी। लेकिन कब आपको कब लगा होगा? तकरीबन 1.5 साल हो गया ना। बिल्कुल, अब सभी को तकरीबन 1.5 साल हो गया, तो अभी भी जिंदा ही है ना मतलब। और सबने 1 डोज लगाई, किसी ने 1 डोज लगा के छोड़ दिया, दूसरा डोज लगवाया ही नहीं, फायदा ही नहीं कुछ, उसका कोई फायदा नहीं है आपने। और फिर मॉडर्ना, पता नहीं फाइजर, कौन सी बहुत सारी थी वैक्सीनेशंस, जिसका वो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट क्राइटेरिया था ना, कोई कह रहा था ये लगाओ, कोई कह रहा था वो ना लगाओ, फिर बाद में हुआ कि सभी लगा लो, जो भी मिल रही है लगा लो, अपनी जिंदगी बचा लो भाई। पैगाम क्या देना चाहेंगी सना? पैगाम क्या देना चाहूँगी, बस मैं तो ये पैगाम देती हूँ कि मुस्कुराएं, मुस्कुराहटें बांटें। और जो है ना बहुत डिप्रेशन है सोसाइटी के अंदर, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है और अब मज़ीद और बढ़ती जाएगी।
तो ये है कि जो हम कर सकते हैं ना एटलीस्ट वो तो करें। बिल्कुल। तो एक तो हम मेहनत करें, काम करने की कोशिश करें। हर कोई कर रहा है बट आगे लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कि पहले लोग बहुत जल्दी बढ़ जाते थे, अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, हर चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। और जो है ना, दूसरों को भी जीने दें, खुद भी जिएं। और मैं कहती हूँ अपनी जो ये स्माइल है ना, इसको मेंटेन करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं, दिल आपका साफ होना चाहिए। जब दिल साफ होगा तो ही ऊपर से आप खूबसूरत अच्छी आएगी, वरना आप कुछ भी कर ले फेक होगा, फेक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सना। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। अगर जिंदगी ने इजाजत दी तो आप लोगों से पीर के रोज मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह हाफिज।